न्यूज नशा की खबर ने दिखाया असर। खबर में हमारी सारी बातें एक एक कर सच हुई साबित। जिनको हमने खबर में दिखाया उनको नहीं मिला टिकट। जब मनोहर लाल का नाम देख के भी देखते हैं लोग, तो जो मनोहर लाल के चेले हैं, चाटे हैं, उनको देख कभी देखेंगे। हाँ, नीरज दफ्तार पर झज्जर में 42 करोड़ की जमीन खरीदने के आरोप लगे और मुख्यमंत्री जब उस समय थे ये मनोहर लाल खट्टर जी, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं इसकी विजिलेंस से जानकर जांच करवाऊंगा। आइए जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी नहीं दिला सके टिकट। आज न्यूज नशा के हरियाणा चैनल पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने उन लोगों के बारे में जो कि हरियाणा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि हरियाणा में सत्ता के करीब रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई और सत्ता की मलाई खाने के बाद अब जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांगने चले आए। इनके बारे में आप जरूर समझ लीजिए ताकि चुनावी मैदान में इन चेहरों को पहचान सके कि खट्टर के आजू बाजू रहने वाले, नायाब सैनी के आगे पीछे रहने वाले इन लोगों ने कितने करोड़ों कमाए। हरियाणा में मोदी लहर के सहारे 2014 में भाजपा अपने बलबूते पर सत्ता में तो आ गई। उस समय मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की कमान सौंपी गई। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने पर विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन तक कहा, परंतु 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चले। मनोहर लाल के साथ साथ उनकी सीएमओ टीम भी राजनीति के दांव पेच सीखने में महारत हासिल कर गई। उनकी टीम में ओएसडी, निजी सचिव व राजनीतिक सलाहकार के नाम पर राजनीतिक नियुक्तियां करने वाले और अपने करीबियों को सीएमओ में एंट्री दिलाने वाले अब चुनावी मैदान में हैं। जी, आपने ठीक सुना, ये एक बहुत बड़े घोटाले की तरह है। जरा इसे ध्यान से खबर को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव की नींव को हिला सकती है आज ये न्यूज नशा हरियाणा की खबर। अब टीम के आधा दर्जन से ज्यादा लोग विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा देते देते मुख्यमंत्री की टीम में शामिल महानुभावों ने इतने संसाधन जुटा लिए कि वे पार्टी के ही दिग्गज नेताओं की विधानसभा सीटों पर तैयारी में जुट गए। मनोहर लाल के ओएसडी रहे नीरज दफ्तरवाल पर भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। झज्जर जिले में एक जमीन खरीदने के मामले में भी उनके परिवार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा और नीरज दफ्तरवाल को सीएम की खास टीम से हटा भी दिया गया था। जरा समझिए कि किस तरह से उन्होंने क्या कुछ किया। इसके आगे बढ़ते हैं और नाम भी आपको बताते हैं। कृष्ण कुमार बेदी सीएम के राजनीतिक सचिव के पद पर तैनात थे। मूल रूप से शाहबाद के रहने वाले बेदी ने चुनाव लड़ने की वजह से अपना त्याग पत्र दे दिया था। बेदी ने 2014 का विधानसभा चुनाव शाहबाद निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था और बमुश्किल 500 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और उन्हें राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो उसी निर्वाचन क्षेत्र में जेजेपी के रामकरण से हार गए थे और शाहबाद क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मनोहर लाल के निकटतम जवाहर यादव ने ओएसडी पद से इस्तीफा देने के बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से तैयारी शुरू कर दी है।
बादशाहपुर सीट से ही पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जवाहर यादव का पैतृक गांव खैरा है, जो कि दिल्ली में है। मनोहर लाल के निजी सचिव रहे और मुख्यमंत्री नायब सैनी के ओएसडी अभिमन्यु यादव ने भी इस्तीफा देकर कोसली विधानसभा से ताल ठोक दी है, जबकि उनका पैतृक गांव पलड़ा जिला झज्जर में है। उनकी ससुराल गांव कवाली कोसली विधानसभा के अंतर्गत आता है। कोसली सीट से ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अभिमन्यु यादव के महेंद्रगढ़ विधानसभा में कई जगह जलपान कार्यक्रम भी रखे गए। उस समय ये चर्चा जोरों पर रही कि अभिमन्यु यादव महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अभिमन्यु यादव ने अब अहिरवाल की महत्वपूर्ण सीट कोसली से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री का मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं। बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव रहे अजय गौड़ उनके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। उनका नाम हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर तेजी से चला था। उन्होंने पिछले साल ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। सूत्रों ने जानकारी दी कि अब वो फरीदाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजनीतिक सचिव के पद पर कार्यरत होने की वजह से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। मनोहर लाल से आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो क्षेत्र में सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टीम में शामिल रहे अमरजीत सिंह भी कलानौर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के कामों के लिए लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलते रहते हैं और कलानौर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। भाजपा के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे अमरिंदर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो भी बलिया यूपी से चुनाव की टिकट चाह रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किए थे, परंतु उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। अब वो दोबारा से वहां पर सक्रिय हैं और टिकट के लिए प्रयासरत हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा बेशक दिया हो, परंतु अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों में आज भी उन्हें ही सुपर सीएम माना जा रहा है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी दखलंदाजी रहती है। केंद्र सरकार में पावर मिनिस्टर बनने के बाद पार्टी हाईकमान ने उनकी पावर बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि मनोहर लाल अपनी टीम के टिकट दिलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं। चर्चा यह है कि इन सभी लोगों ने मनोहर लाल से हरी झंडी मिलने के बाद ही चुनाव में कूदने का मन बनाया है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस की मदद से और नरेंद्र मोदी की सहयोगिता से अपनी टीम को हरियाणा में टिकट दिलाने में कामयाब तो हो ही जाएंगे, पर बड़ा सवाल ये है कि उनकी टीम का डिटेलिंग चेक कौन करेगा, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष पर ईडी की रेड पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर अपनी गिरेबान में कितना झांकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी खबर के सामने आने के बाद कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस खबर पर चर्चा की थी और इस खबर को सही बताया था। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। और न्यूज नशा हरियाणा में आज चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसके अंदर नई नई जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। 2014 में जब भाजपा सरकार में आई तो उस समय जैसे मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की कमान सौंपी गई और उनके सीएमओ के अंदर बहुत से लोगों की राजनीतिक नियुक्तियां हुई, जिन्हें ओएसडी और निजी सचिव के जो पद हैं वो दिए गए। और अब जिस तरह से वो चुनावी मैदान में है और लगभग आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं और इन मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक धर्मपाल धनखड़ जी, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल जी। सभी का आपका स्वागत है सर। जी, मैं केवी पंडित जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने सर लंबे समय तक पत्रकारिता के अंदर अपना योगदान दिया है और लोकसभा को भी
कवर किया है, जिस तरह की जो राजनीतिक है। और ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़कर आई, और कितने जिस तरह से संसद जो जुटाए हैं, और ये चुनावी मैदान में जिस तरह से इनके जो लोग आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, ऐसा है कि बीजेपी 2014 से पहले तो छोटा पार्टनर होती थी लोकदल का, फिर बाद में वो विकास पार्टी का, बंसीलाल जी की पार्टी के जी जी 10-11 सदस्य इनके बनते थे। लेकिन 2014 में जब ये सेंटर में आ गए, फिर चुनाव हुए हरियाणा के, तो उसमें इनको बहुमत मिल गया। बहुमत मिल गया तो इन्होंने उस समय रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, क्योंकि सबसे लंबे और पूरे हरियाणा में जिनकी पहचान थी वो थे। वो हरियाणा जी का हर वर्कर उनको जानता था और वो वर्कर को नाम से बोलते थे। तो लगता ये जी था चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अचानक हाईकमांड का मैसेज आया और मुख्य प्राइम मिनिस्टर की जो पसंद है मनोहर लाल खट्टर बने। मनोहर लाल खट्टर जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने, नए आए थे, उनका कोई ना ब्यूरोक्रेसी में कोई अपना था, ना कोई बाहर का कोई था, तो उन्होंने पहले अनाउंस किया कि मैं तो अनुभवहीन हूँ, मैं 1 साल तक तो यही कहते रहे कि मैं सीख रहा हूँ। और फिर राजनीति में ऐसे पारंगत हुए कि उन्होंने अपने जो विरोधी थे, जो तगड़े थे, उन सबको उन चुनाव में ठिकाने लगा दिया। धीरे धीरे संगठन में भी ठिकाने लगा दिया। उसमें रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ और वीरेंद्र सिंह जी डूमर का, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, इन सबको इन्होंने ठिकाने लगा दिए। लगता था कि ये चैलेंज हो सकते हैं। जब ये हो गया और सरकार चलने लगी, तो सरकार में, संगठन में तो ये इसलिए कट गया आम लोगों से। अब जब लोग कहते थे जी हमें पुलिस वाले नहीं मिलने देते, जी तो मनोहर लाल जी कहते थे कि ये पुलिस का काम है, वो उन्हें करने दो, रोकना उनको क्यों रोकते हो। और एक्चुअल में क्या हुआ कि वर्कर और तालमेल टूट गया, वर्कर अंदर से नाराज हो गए। उसका कारण ये था कि जो उसके इर्द गिर्द की जो टीम थी मुख्यमंत्री की, कोई ओएसडी था, कोई पीएस था, कोई और दूसरी कैपेसिटी में जो पीएम से जुड़े थे, वो सारे लोग पावरफुल हो गए और कमाने खाने लग गए। उनमें से सबसे पहला आरोप लगा जवाहर यादव पर, और फिर उनको हटा दिया गया। कुछ समय के बाद फिर उनको वापस ले लिया गया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो अब अब पार्टी के एक उम्मीदवार बनना चाहते हैं। दूसरा नाम था अब मन्नू का, जो पीएस भी रहे, इनके अनऑफिशियल पीएस भी रहे और सबसे क्लोज रहे, हर जगह दिखाई देते थे। अब वो कोसली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा इनका खास था अजय गोल्ड, जो पॉलिटिकल एडवाइजर बने, और वो आज फरीदाबाद में, फरीदाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। और चौथा नाम था उनका राजीव जेटली, जो मीडिया एडवाइजर हैं दिल्ली में, वो भटकल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही जो अन्य और लोग थे वो जुड़ते चले गए, जो इसके स्टाफ में थे। उन्होंने इतना माल कमाया कि वो उम्मीदवार बन गए, और वो कहें खर्चा करेंगे हम पार्टी के प्रति। अब ये उसमें जब लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे करवाया बीजेपी हाईकमांड ने, उसमें निकला कि इस खट्टर की कार्यनीति से मेंबर, जो पंचायत हैं, सरपंच हैं, वो नाराज हैं। किसान उनसे नाराज थे ही, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर वो किले लगवा दी, लोहे की वो कंक्रीट की दीवारें बनवा दी, पंजाब से यहाँ किसान नहीं आ सके। और आशा वर्कर, सरकारी कर्मचारी, उनके कैशलेस लागू नहीं किया, अब उन्होंने शुरू किया। तो जब लोकसभा चुनाव में इससे कुछ समय पहले, यानी 1-1.5 महीने पहले उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह पे अपने खासम खास नायब सिंह सैनी को उन्होंने बनाया। नायब सिंह सैनी का कोई अनुभव नहीं था, राज्य मंत्री रहे थे उनकी सरकार में, फिर बाद में वो एमपी हो गए थे कुरुक्षेत्र से। जब बीजेपी की हालत बिगड़ गई पूरी तरह, क्योंकि खट्टर तो पब्लिक से मिलता नहीं था, जो स्टाफ था उनमें पैसे का गरूर आ गया, वो भी स्टाफ से बहुत, आम लोगों से, पार्टी वर्कर से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसे भी अवसर आए, कुछ डेलीगेशन मिलने गए चंडीगढ़, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा टाइम लिया, बोले नहीं लिया, जाओ टाइम लेके आना। तो उससे नाराजगी बढ़ती चली गई। अब
विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में उनके जो सिपल साहब थे, जो उनके साथ जुड़े थे पीए और ओएसडी के रूप में, वो सारे इतना माल कमा गए कि उन्होंने अब उम्मीदवार बन गए पार्टी के। हम खर्चा अपना करेंगे, टिकट दे दो मेरे पार्टी, पता नहीं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो भविष्य बताएगा। लेकिन आज जो है उसके जो नजदीकी लोग थे, जो उसके स्टाफ में थे, कहें मान के चलिए, वो सब लोग जो हैं, और एक इस सरकार में एक और ब्लंडर किया जब नायब सिंह सैनी की बनी, तो सबसे बढ़िया, सबसे अनुभव वाले और सबसे बेदाग छवि के संजीव कौशल थे चीफ सेक्रेटरी, उनको अचानक चीफ सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया और लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बढ़िया अफसर था, कॉम्पिटेंट था, जिसपे कोई आरोप नहीं थे, लेकिन वो सारी चीजें घटनाक्रम बना और वो लोग आ गए, जैसे आर के खुलर है, उनके स्पेशल ओएसडी लगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सरकार में करता धरता बन गए। फिर चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया, फिर एडिशनल डीजीपी मित्तल को उन्होंने अपना सीआईडी का इंचार्ज बना रखा था। तो ये सारी चीजें बनकर ऐसा लगा जैसे ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, उसके स्टाफ की चल रही है, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो रही। जी आज हालत ये है, अब ये सरकार में जो तथाकथित इनका कोई जनाधार नहीं है, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ये इन्होंने माल तो कमाया सरकार में, लेकिन इन्होंने क्योंकि पंडित जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, धनपाल धनखड़ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने खुद कहा है कि बगैर पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता, तो क्या मानते हैं कि जो सीएम ऑफिस के अंदर जो लोग थे, लगभग आधा दर्जन जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो इन्होंने इतना मोटा पैसा कमा लिया कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? लगता कुछ सही है, आपकी बात सही लगती है। और निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और ये लोग जिनकी हैसियत कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, ये आज चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की तीनों जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं केंद्र की, उनको जरा इनकी तरफ भी रुख कर लेना चाहिए, ताकि पता लग सके कि ये माल कहाँ से आ रहा है जो इलेक्शन लड़ सके। मुख्यमंत्री के करीब रहे आधा दर्जन लोग जो है, चाहे वो ओएसडी रहे, चाहे वो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, या पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, या फिर उनके स्टाफ में रहे हैं, या फिर जो है उनके ऐसे लोग जो हैं जो उनके काफी नजदीक रहे। नीरज दफ्तुआर का नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगा, जिसके ऊपर झज्जर जिले में ही एक गांव में जमीन देने का मामला है SEZ के आसपास, तो वो मामला चल रहा है। और अगर सबकी जांच करवाई जाए तो इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनमें से ज्यादातर को हम निजी रूप से जानते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में हम करिए हैं, आज भी है, पहले भी थे, और निजी तौर पर जानते हैं कि इनका इतना जुगाड़ नहीं है, आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि भाई ये चुनाव लड़ सके। आज इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि एकदम से ये टिकट मांगने लगे? तो निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण ने जो बात कही वो अपनी जगह सही थी, और आज का सच है कि बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। तो आपका ये कहना कि इनके पास भी काफी पैसा हो सकता है, क्या इन्होंने इतना कमा लिया है? तो निश्चित रूप से इन्होंने कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी जांच अगर जो मैं कहता हूँ मोदी का त्रिशूल है, एक तरह से मोदी का त्रिशूल मैं इसको कहता हूँ, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तो ये मोदी का त्रिशूल के निशाने पे आ जाएं तो इनका भी पता लग जाएगा कि ये कितने संपन्न हो चुके हैं और कहाँ से पैसा आया। और पवन बंसल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राजनीति है, ये एक तरह से पैसा कमाने का एक अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि लोग राजनीति में आते हैं और कुछ समय में इतना पैसा कमा लेते हैं कि चुनाव मैदान में उतर जाते हैं? सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पिछले 50 वर्षों से राणा पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने 3 किताबें लिखी, जिनके राणा के लालों के सतरंगे किस्से, इसके प्रशंसकों में खुशवंत सिंह भी है, कुलदीप नगर भी है, प्रभात जोशी भी है। फिर खोजी पत्रकारिता पर लिखी, दिल की गुस्ताखी माफ रहना।
आपने पूछा, बड़ी बात सीधी सादी है। कोई साधु संत नहीं होता, राजनीति में पैसा कमाने आते हैं, इन्वेस्टमेंट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको चक्रवर्ती ब्याज से भी ज़्यादा ब्याज मिलता है, सीधी सी बात है। अब रही बात, जो चर्चा आपका मुख्य विषय था कि मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कुछ OSD या उनके जो साथ जुड़े हुए थे सरकार में, वो चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला नाम आता है जवाहर यादव का। जवाहर यादव को सबसे पहले OSD लगाया, फिर विवाद हुए, फिर हटाया, फिर चेयरमैन लगाया, फिर पार्टी में उनको अहदा दिया। वो मनोहर लाल के सबसे करीबी हैं। बादशाहपुर से टिकट मांग रहे हैं, वहाँ नरबीर भी टिकट मांग रहा है। नरबीर ने कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मन्नू है जो उनके PA हैं, वो विवादों में गिरे रहते हैं, और मन्नू को मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को OSD लगवा दिया। अपने पास से हटने के बाद इस्तीफा दे दिया। तो मन्नू भी OSD लड़ना चाहते हैं। अब एक नया नाम मैंने सुना कि जेटली वेटली है, उनसे मीडिया का तो संभलता नहीं भाई, इनका काम चुनाव क्या लड़ेगा, मतलब ये कोई गॉड है, उसका काम CLU करवाना था। इन लोगों का चुनाव से मतलब क्या है, इनका जनता में कोई मतलब नहीं यार। ये चुनाव, मुझे हरियाणा में कहावत होती है, कोई औरत के 15 साल शादी हो गर्भवती नहीं होती थी, अपनी सास के अंदर निकालने की शोर से मैं गर्भवती हूँ। सपने में गाबन होता है, सपने में गाबन बोलना, सपने में गाबन हो गए, सपने में गाबन हो फिर रहे हैं भाई, इनका कोई वो नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जब इनके गुरु मनोहर लाल को ही लोगों ने नकार दिया, जिस तरह सांड लाल कपड़े को देख के बिदकता है, मनोहर लाल का नाम देख के हरियाणा के लोग बिदकते हैं। जब मनोहर लाल का नाम देख के बिदकते हैं हरियाणा के लोग, तो जो मनोहर लाल के चेले हैं, चाटे हैं, उनको देख के बिदकेंगे, सीधी सी बात। हम आपको फिर बता दें कि हमने अपनी खबर में जिन जिन नामों पर सवाल उठाया था, उनको टिकट नहीं दिया गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।